तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऑब्लिक कोलिजन पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ढेर सारे बच्चों के डाउट भी आते रहते हैं, तो आपके एक एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा और इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी डिटेल में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। एक हमारे पास बॉल है, बॉल वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी नॉट का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। मास ऑफ द वेज इज 2 kg एंड द बॉल का मास है 1 kg, राइट। और ए इनिशियली वेज रेस्ट में है, इनिशियली वेज रेस्ट में है एंड बॉल इसको 2 मीटर पर सेकेंड से हिट किया, राइट। तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज एंड बॉल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज एंड बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। और यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा आपको। इसमें ये भी बताऊंगा कि यहाँ ग्राउंड होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या डिफरेंस आएगा। अगर ग्राउंड नहीं होता तो क्या डिफरेंट आता, अगर ग्राउंड है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, ओके। लेकिन मैं पहले चाहता हूं और कि आप इस क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करो, खुद से ट्राई करो कि इसका आपका आंसर कितना आ रहा है। खुद से ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअली में गलती कहाँ पे की, आपको कहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है या कंसेप्ट को अप्लाई करने में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। इस तरह के क्वेश्चंस मैं एक और एग्जांपल लूंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन लूंगा जिसमें आप उसको फिर से ट्राई करना। और उसके बाद अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो हमें नहीं लगता कि अगर एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इवन कोलिजन पे कोई भी क्वेश्चंस आएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो चलो मैं पूरे एनिमेशन के साथ इसको डिटेल में बताऊंगा, आप सबसे पहले इसको जरूर ट्राई करो, ओके। ओके, तो आपने ट्राई किया होगा, चलो अब आप इसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशंस बहुत ही कंसेप्चुअल है, आप ज़रूर इसको केयरफुली देखना, ओके। इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बॉल जब यहाँ पे आएगा, ये जो बॉल है जब ही इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे इस तरह से, राइट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मैंने बताया था कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आपको पता है सारी जगह सरफेस फ्रिक्शन लेस है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना यहाँ फ्रिक्शन है ना यहाँ फ्रिक्शन है। अगर इस सरफेस फ्रिक्शन लेस है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम लोग का ये वाला लाइन होगा, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये वाली लाइन हम लोग का लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। अब बोलोगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही हमारा इंपल्सिव फोर्स लगता है बॉल पे एंड वेज पे, राइट। तो अगर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिलेक्शन है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक्स हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल ले लो, या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स और वाई अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो मान लो कि दिस इज आवर वाई एक्सिस, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही हम एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर टू दिस, एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज एक्स एक्सिस। मतलब इसके परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का परपेंडिकुलर ए वाला लाइन हुआ, इधर एक्स एक्सिस है और इधर हमारा वाई एक्सिस है। हम जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, बिकॉज फिर उसके बाद यहाँ ग्रेविटी लगेगा और उस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, राइट। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी वी नॉट है एंड द जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका हमें वेलोसिटी फाइंड करना है बॉल का, और हमें वेज का भी वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मान लो कि वेज तो इधर कंस्ट्रेन है मूव करने के लिए, इसका वेलोसिटी v1 ही होगा, ओके। वेज का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 हो गया, लेकिन बॉल का वेलोसिटी ये तो इसका v1 होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो आप यहाँ पे एंगल भी लिख सकते हो, दिस एंगल इज, अगर ए थीटा 30 डिग्री है तो ए भी हम लोगों का 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बना दें, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। ए अगर 30 है तो ए भी 30 होगा, और ए वाला जो एंगल हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो सारे एंगल हमने मार्क कर दिए यहाँ पे। अब उसके बाद कैलकुलेशन क्या है कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2,
तो चलो बॉल को हम नंबर 2 से मार्क कर देते हैं और इसको 1 से मार्क कर देते हैं। ओके, अब आपको पता है कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी बॉल का कितना है। इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट कॉस 30, v नॉट cos 30 minus j cap, right? This is the initial velocity of ball 2, v naught cos 30 minus j cap। और इधर कितना है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट प्लस v naught sin 30 i cap। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा v naught sin 30 को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज v naught by 2, तो v naught by 2 i cap एंड माइनस √3 by 2 v naught j cap। okay, this is the initial velocity of the ball, right? अब हम फाइनल वेलोसिटी तो हमें नहीं पता है, बॉल ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, इसका वेलोसिटी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे हम x कंपोनेंट में कुछ ले लेंगे और कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट y भी ले लेंगे। तो लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विच इज v2 इज इक्वल टू दिस इज vx i कैप प्लस vy j कैप, यही होगा। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बॉल पे इम्पल्स ओनली लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो बॉल का वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में देयर इज नो इम्पल्स ऑन द बॉल, तो इसका x कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, राइट? तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो इसका x कंपोनेंट का वेलोसिटी होगा ये v नॉट बाई 2 ही रहेगा, v नॉट बाई 2 i कैप प्लस vy j कैप, राइट? यहाँ पे हमारा x कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। ये तो हमारा हो गया बेसिक चीज़ें। अब हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखेंगे। चलो इस इक्वेशंस को लिखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इन दोनों को सिस्टम लेते हैं बॉल प्लस वेज, सिस्टम में अगर हम बॉल प्लस वेज लेते हैं, सिस्टम में बॉल एंड वेज दोनों को लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स लगा और ग्राउंड भी एक इम्पल्स देगा, राइट? अगर हम इन दोनों को सिस्टम लेते हैं, इन दोनों को सिस्टम अगर लेते हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इम्पल्सिव फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है। ये तो इंटरनल इम्पल्स हो गया सिस्टम का, लेकिन यहाँ से ग्राउंड एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल इम्पल्स दे रहा है। So we cannot apply the conservation of linear momentum along the vertical direction on the system. We can only apply the conservation of linear momentum along the horizontal direction because on this system ball plus wedge there is no impulse along the horizontal direction, right? तो एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ग्राउंड होने की वजह से दिस वेज इज कंस्ट्रेंड टू मूव along the horizontal direction and this ground can provide an impulse along the vertical direction, so we cannot apply the conservation of linear momentum along vertical direction, right? Only we can apply the conservation of linear momentum along the horizontal direction because this impulse is internal but this is the external impulse। तो हम यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम बैलेंस करेंगे सिस्टम का। ओके, तो अब यहाँ पे लिख लो बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और सारे मोमेंटम हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ अब मैं आपको अब डिटेल में समझाऊंगा कि हम इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखेंगे। बॉल का इनिशियल वेलोसिटी एम ई नॉट वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो m इंटू 0 इसका मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल में तो 0 है बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। और वेज इनिशियली हम लोगों का रेस्ट में है, राइट? द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। नाउ लेट अस राइट द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेज v1 से इधर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो m टाइम्स v1 वेज का मोमेंटम प्लस अब हमें लिखना है बॉल का मोमेंटम। अब बॉल का मोमेंटम में आपको कंफ्यूजन आएगा अगर आप केयरफुली नहीं देखोगे तो। अब देखो बॉल का मोमेंटम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे बॉल का दो वेलोसिटी है, एक तो इधर है दिस वेलोसिटी
y के डायरेक्शन में, ये जो हम लोग का y है, इधर हम लोग का वेलोसिटी है vy और इधर है हम लोग का वेलोसिटी vx। ओके, दिस इज vx और दिस इज vy। तो फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखना है, मतलब इस लाइन के अलोंग लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल वेलोसिटी v2 रहा होगा, कहीं मान लो कि इधर अगर v2 है तो हमें एंगल नहीं पता है कि कितना है। इस v2 का आइडेंटिटी, ध्यान से देखना, इस v2 का आइडेंटिटी vy और vx दोनों दे रहा है। मतलब v2 वेक्टर इज vx वेक्टर एंड vy वेक्टर, इन दोनों से बना है। v2 vx एंड vy दोनों से बना है। तो अगर हमें इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि vy का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कितना है, vx का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कितना है, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो vy cos 60 एंड vx cos 30, राइट। vy cos 60 एंड vx cos 30 अगर हम कर देंगे तो हमारा नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ जाएगा। तो vy cos 60, चलो लिखो यहाँ पे vy cos 60 प्लस vx cos 30। ओके, इतना आ गया। ओके, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा mv1, इधर आ जाएगा, दिस इज mv1 इज इक्वल टू m टाइम्स vy cos 60 इज इक्वल टू हाफ प्लस vx। अब vx का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया कि x कंपोनेंट का वेलोसिटी बॉल का चेंज नहीं करेगा बिकॉज उधर कोई इंपल्स नहीं है। तो vx इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू, vx इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, दिस इज वी नॉट बाई टू, राइट। और cos 30 इज √3/2। ओके, इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। m का वेज का मास है 2 kg इंटू v1 इज इक्वल टू इसका मास 1 kg vy, दिस इज vy बाई 2 प्लस v2 का v0 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये हम लोग का आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये जो है हम लोग का 2 to 4, दिस इज 4v1 इज इक्वल टू vy प्लस √3। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से हमने मोमेंटम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना है तो दोनों के कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लो। जो उसका कंपोनेंट है vx एंड vy, उसका अगर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में दोनों को लेके ऐड कर देंगे सो विल गेट द नेट मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, चलो, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम लोग का आएगा बाय कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। ई होता है हम लोग का v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हम लोग का है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, तो यहाँ पे 2 है, a1 है, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो बेसिकली हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, वो y के अलोंग है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v2y माइनस v1y डिवाइडेड बाई u1y माइनस u2y, ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज y एक्सिस मीन्स द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। व्हाट इज v2y? अब आफ्टर कोलिजन बॉल 2 का वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कितना है उसका कंपोनेंट, तो हमने तो वही अज्यूम ही कर लिया कि vy उधर ही एक्सिस है हम लोग का। सो दिस इज vy, है ना। हम लोग का ए वाला जो कंपोनेंट है हमने इसको तो मार्क ही कर दिया है, दिस इज vy। v2 का ए वाला कंपोनेंट कितना है vy, मतलब इधर वाला कंपोनेंट vy है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे vy, राइट। दिस इज vy माइनस, अब v1y मतलब वेज को हमने 1 से मार्क किया, उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इसको ज्वाइन करोगे इस तरह से, तो ए अगर एंगल 30 डिग्री है तो ए भी एंगल हम लोग का 30 डिग्री होगा, दिस इज 30 डिग्री, राइट। तो v1 cos 30, v1 sin 30, राइट। तो v1 sin 30 कौन सा कंपोनेंट देगा, ए परपेंडिकुलर वाला, ओके, इस लाइन के अलोंग वाला v1 sin 30। तो v1 sin 30 नेगेटिव में है, डाउनवर्ड में है, तो माइनस v1 sin 30, राइट, डिवाइडेड बाई u1y। यहाँ पे 1 क्या है, 1 हमने वेज को लिया है, तो दिस इज 0, इनिशियली रेस्ट में था, माइनस u2y बॉल का वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर कोलिजन। अब यहाँ पे देखो बॉल का वेलोसिटी v0
cos 30 है ना, along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट v नॉट cos 30 और इन नेगेटिव साइन में है तो माइनस v नॉट cos 30 लिख देंगे हम लोग. सो दिस इज माइनस v नॉट cos ऑफ 30, राइट. ये आ गया. द कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e इज इक्वल टू वी वाई माइनस, अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, v1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई v नॉट का वैल्यू v नॉट इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1/2, राइट. अब ये आ गया हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको v नॉट का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दो तो 2vy प्लस v1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2. यही होगा. v नोट का वैल्यू हमारा 2 है. अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2vy प्लस v1 इज इक्वल टू दिस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा हम लोग का √3. इधर आप इसको सेंड कर दो. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब हमको फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. फर्स्ट इक्वेशन कितना आ रहा है? फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का आ रहा है 4v1 इज इक्वल टू वी वाई प्लस √3 एंड सेकेंड इक्वेशन आ रहा है हम लोग का 2vy प्लस v1 प्लस √3. तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा तो 2vy का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. vy कितना है? vy है 4v1 माइनस √3, 4v1 माइनस √3, ओके, प्लस v1 इज इक्वल टू √3. v1 हम लोग का वेज का वेलोसिटी है तो यहाँ से जो आ जाएगा हम लोग का 8 प्लस 1 9 टाइम्स v1 इज इक्वल टू 3√3. Therefore v1 is equal to 1/√3 and this is the velocity of wedge. Velocity of wedge इतना आएगा, राइट. वेज का वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया. जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना होगा, इतना आ रहा है. हमें फाइंड करना बॉल का वेलोसिटी. बॉल का भी वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं आफ्टर कोलिजन. हमें v1x फाइंड करना रह गया ना, हम लोग vy फाइंड करना रहेगा. vy x कंपोनेंट का वेलोसिटी तो हमें पता है v0/2 है, y कंपोनेंट का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है. तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर दो. इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2vy प्लस 1/√3 इज इक्वल टू √3. तो यहाँ से जो vy आ जाएगा ये आ जाएगा हम लोग का 1/√3. यहाँ से फिर से कैलकुलेट करना vy 1/√3 और vx का वैल्यू कितना है? vx जो बॉल वाला है दिस इज v0/2 जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था एंड दिस इज 2/2 इज इक्वल टू 1. तो ये आ गया हम लोग का वेलोसिटी ऑफ बॉल, राइट, एक्स और वाई कंपोनेंट. तो अगर बॉल का स्पीड फाइंड करना है तो स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन ये भी हम बता सकते हैं. दिस इज इक्वल टू √vx² प्लस vy² और इसका जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू √vx² कितना है? 1² प्लस 1/√3 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 2/√3, 2/√3. तो ये आ गया हम लोग का स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन. दिस इज इक्वल टू 2/√3. तो एक एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया. यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझने की ये ज़रूरत थी कि मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना है. हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं, वर्टिकल में नहीं कर सकते हैं, किसी अदर लाइन पे नहीं कर सकते. ओनली वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड नंबर 2 we can apply the coefficient of restitution वाला फार्मूला along the line of impact. और सब कुछ केयरफुली करना था यहाँ पे. इसका एनिमेशन देखो कैसा इसका एनिमेशन होगा. आप इसका एनिमेशन देख सकते हो कि बॉल जब ही यहाँ पे ड्रॉप होगा तो इसका मोशन किस तरह का होगा. ये जस्ट मैंने एनिमेशन आपके लिए बनाया है कि आप थोड़ा सा समझ जाओ कि किस तरह से जाएगा. तो हम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं. उसके बाद ग्रेविटी वर्क करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, उस पर नहीं जाना है. जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर इस तरह से और उसके बाद वेज का मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, राइट. तो बस यही है इसका एनिमेशन.
अब इस क्वेश्चन में और क्या वेरिएशन हो सकते हैं, एनिमेशन तो आपने देख लिया, इस क्वेश्चन में और क्या वेरिएशंस पूछा जा सकता है। आपसे मान लो पूछा जा सकता है फाइंड द इम्पल्स ऑन द बॉल, या फाइंड द इम्पल्स बिटवीन द वेज एंड द ग्राउंड, तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड द इम्पल्स बिटवीन द बॉल एंड वेज, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने का आपके पास ढेर सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे मैं सिंपल वाला बता दूं कि बॉल का कौन सा कंपोनेंट चेंज कर रहा है। देखो बॉल को इम्पल्स तो हमें पता है कि इसको इम्पल्स इसी के एलोंग मिलेगा, इम्पल्सिव फोर्स बॉल पे तो इसी के एलोंग लगेगा। ओके, तो बॉल को इम्पल्स वाई के एलोंग लगेगा। एक्स वाला तो हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, एक्स का मोमेंटम बॉल का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंज नहीं कर रहा है। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो बॉल का मोमेंटम चेंज कैसे हो रहा है, वाई कंपोनेंट वाला ही चेंज कर रहा है। इनिशियली वाई कंपोनेंट इधर था, फिर इधर हो गया, और दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इनिशियली वेलोसिटी वाई के एलोंग कितना है, वी नॉट कॉस 30 वी नॉट बाई 2। ओके, वाई के एलोंग √3/2 वी नॉट है ना, दिस इज √3/2 वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हो जा रहा है 1/√3। तो इन दोनों का चेंज इन मोमेंटम वाई के लॉन्ग फाइंड करेंगे तो इम्पल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें इम्पल्स अगर फाइंड करना है तो हम लोग सिंपली यही लिखेंगे कि इम्पल्स ऑन द बॉल, चलो इसका कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, इम्पल्स ऑन द बॉल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन द वेक्टर क्वांटिटी। अब केवल वाई वाला ही हमें चेंज देखना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स वाला तो कैंसल आउट हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा एम, फाइनल कितना आ रहा है वाई कंपोनेंट, फाइनल वाई कंपोनेंट आ रहा है 1/√3, सो दिस इज 1/√3। ओके, एंड माइनस इनिशियली कितना है √3/2 वी नॉट, तो माइनस में है तो माइनस √3/2 वी नॉट एम टाइम्स। ओके, एम टाइम्स इतना, तो ये हो जाएगा m1/√3 बिकॉज m का वैल्यू 1 है, और ये हो जाएगा प्लस √3/2 इंटू 2, इसका वैल्यू 2 है, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 प्लस √3, 1/√3 प्लस √3, ये हो जाएगा हम लोग का 4/√3। तो इतना इम्पल्स लगा ऑन द बॉल, 4/√3। ओके, और इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो kg/s। ओके, तो इतना इम्पल्स बॉल पे लगा, बॉल पे जितना इम्पल्स लगा वेज पे और बॉल के बीच में उतना ही इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्स लगेगा। तो जो वेज है हम लोगों का यहाँ पे, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे इस तरह से, ये जो वेज है इस वेज पे जो इम्पल्स आया इस तरह से आया, इतना ही इधर आएगा। अगर ए वाला एंगल 30 डिग्री है तो ए वाला एंगल हम लोग का 30 डिग्री होगा। ओके, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इम्पल्स बिटवीन द ग्राउंड, इम्पल्स बाय ग्राउंड ऑन वेज, ये कितना लगा, तो आपको क्या करना है, ए इम्पल्स का वैल्यू आपको पता है, तो इसका j cos 30, ए वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो लग रहा है यही ग्राउंड ने इसको बैलेंस किया होगा। तो इम्पल्स बाय ग्राउंड कितना लगा, दिस इज इक्वल टू j cos 30, इतना ही लगेगा, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये होगा 4/√3 इंटू √3/2, सो दिस इज इक्वल टू 2 kg/s। ओके, इतना ग्राउंड ने इम्पल्स दिया। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो j sin 30 है ना, फर्दर मैं और डिस्कशन कर दूं, जो j sin 30 है, sin 30, ओके, यहाँ पे ये किस काम का है, ये इसको जब ही अगर इस वेज पे हॉरिजॉन्टल इम्पल्स मिला, ओके, ये इसको मूव करा रहा है, और j sin 30 हम बोल सकते हैं कि 4/√3 इंटू 1/2, दिस इज 2/√3। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ वेज, यही इम्पल्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस 0, दिस इज m इंटू v1, और कितना इम्पल्स मिला है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इम्पल्स कितना है, दिस इज 2/√3, दिस इज 2/√3। देयरफॉर 2 इंटू v1 इज इक्वल टू 2/√3। आप देख सकते हो यहाँ से v1 का वैल्यू आ रहा है 1/√3, जो कि हमने वहाँ पे कैलकुलेट भी किया था। ओके,
तो ये कैलकुलेशन हो गया हम लोगों का 1/√3। अगर आप इसका इम्पल्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको मूव करा दिया, वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये वेज वाला ग्राउंड ने उसको कैंसिल आउट कर दिया, राइट। तो ये सब कैलकुलेशंस है। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इसका आंसर, इसका कैलकुलेशन चेंज करेगा। नंबर 2 आपको ये बता दूं, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 1 लोगे, आप कैलकुलेट करना, होमवर्क है आप लोगों के लिए। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, तो इसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा पूरा सिस्टम का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 1 होगा तो इलास्टिक कोलिजन और उसमें एनर्जी का चेंज 0 हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे एनर्जी का चेंज फाइंड करना है ना, तो दोनों का स्पीड तो दिया ही हुआ है, इसका स्पीड है 2/√3, इसका स्पीड है √3, तो और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, तो वी कैन फाइंड द लॉस इन एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कितना हो रहा है। इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सब्ट्रैक्ट कर दो, लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर ई का वैल्यू 1 पुट करके अगर आप कैलकुलेशंस करोगे, आपको लॉस 0 होगा, आप इसको जरूर चेक करना, ओके। तो ये रहा हम लोगों का कैलकुलेशन, राइट। ओके तो चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ओके तो चलो आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना, लिखो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि अ हेमिस्फीयर एस विच इज फ्री टू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, अ बॉल या पॉइंट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h। ओके इतना हाइट h से ड्रॉप किया गया है, एंड इट कोलाइड इलास्टिकली, यहाँ दिया हुआ है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, राइट। और आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आफ्टर कोलिजन जो इसका वेलोसिटी है इस पॉइंट पे ये इधर हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। तो आपको कैलकुलेट करना है tan थीटा, ये कितना एंगल पे इससे कोलाइड हुआ है, ये थीटा जो वर्टिकल से एंगल है कितना एंगल पे कोलाइड हुआ है, सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है। उसके बाद इम्पल्स और उसके बाद स्पीड ऑफ द हेमिस्फीयर आफ्टर कोलिजन फाइंड करना है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको जो मैंने बताया है इससे पहले वही सारी चीज़ें यूज़ तो करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को आपकी तरह रखा गया है कि कोलिजन के बाद दे दिया है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो आप इसको ट्राई करो, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ और इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले सभी जने इसको ट्राई करो। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशंस हाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड इम्पल्स एंड द स्पीड ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके ओके तो चलो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको, इसको केयरफुली देखना। अब आपको लगेगा वहाँ तो इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ इस तरह से दे दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पे एक टेंजेंट इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ए वाला है ना, ये टेंजेंट एक प्लेन बना सकते हो, और ए वाला एंगल हम लोग का थीटा होगा, राइट। ये एंगल जो होगा हम लोगों का थीटा हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका मास m है दिया हुआ है और इसका भी मास m है। तो आफ्टर कोलिजन ये दिया हुआ है कि इसका वेलोसिटी इधर हो जा रहा है, तो इसको हम बॉल को या पॉइंट मास को 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो हेमिस्फीयर है इक्वल मास को इसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा हम लोगों का कि यहाँ पे कोलिजन तो हो रहा है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जब बॉल यहाँ पे आएगा तो एक कॉमन नॉर्मल यही है, तो ये हो गया हम लोग का लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के एलोंग ही हम सारा वर्क करते हैं, ओके इसी के एलोंग बॉल पे इम्पल्स लगेगा, फिर इसको इम्पल्स लगेगा, फिर लेकिन ये हेमिस्फीयर जो है हमारा स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, एक कंस्ट्रेन है यहाँ पे एक। ओके तो सबसे पहले मैं 1 बाई 1 कैलकुलेट करता हूँ कि आफ्टर कोलिजन मान लो कि इसका जो वेलोसिटी हो जा रहा है v1 इस डायरेक्शन में हो जा रहा है, बॉल का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पॉइंट मास का v1 इस डायरेक्शन में, और इसका जो वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलिजन दैट इज इक्वल टू v2 टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके
अब नंबर वन, यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करना है। एंगल सबसे पहले सब कुछ फाइंड कर लो। इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो ए वाला भी एंगल जो होना चाहिए हम लोगों का, जो ए वाला एंगल होगा दिस शुड ऑल्सो बी थीटा, और जो ए वाला एंगल हो जाएगा हम लोग का दिस इज 90 माइनस थीटा, है ना। ये जो एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, और इस तरह का कैलकुलेशन हमारे पास एंगल वाला सब कुछ हमने फाइंड कर लिया। जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन हम वर्क करेंगे, बिकॉज उसके बाद हमारा ग्रेविटी वर्क करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा एंड एवरीथिंग, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। पूछा गया है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड जस्ट बिफोर कोलिजन पे ही हमें बताना है। तो यहाँ पे जो वी नॉट है, इस वी नॉट का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन √2gh होगा, बिकॉज h हाइट मूव कर रहा है, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v1 हो जा रहा है। अब आपको पता है कि x कंपोनेंट का वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं करेगा आफ्टर कोलिजन। इस बॉल पे हमने y इधर मार्क कर दिया, इधर x मार्क कर दिया, ये हम लोग का लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और ये परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो x कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। तो बॉल का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अलोंग द इस डायरेक्शन, दिस इज v नॉट साइन थीटा, राइट, दिस इज v नॉट साइन थीटा हो जाएगा, जो कि चेंज नहीं करेगा। अब हमारा y कंपोनेंट वाला चेंज करेगा, तो चलो उस पर हम बाद में देख लेंगे। हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किधर अप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल इम्पल्स वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक इम्पल्स है, बट देयर इज नो इम्पल्स ऑन द सिस्टम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, ऑन अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along the horizontal direction, हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम along the horizontal direction, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम along the horizontal direction। और आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड से इम्पल्स मिलेगा वर्टिकल में, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल में कोई इम्पल्स नहीं है सिस्टम पे, ए इम्पल्स इंटरनल है, तो हॉरिजॉन्टल में ही बैलेंस करेंगे। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, इसका m इंटू वी नॉट, ये जीरो है, इसका हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी है, ए इनिशियली रेस्ट में है, प्लस m इंटू जीरो, वे हेमिस्फीयर भी रेस्ट में है, फाइनल हो जाएगा माइनस mv2, एंड इसका हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, mv1, v1 हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, सो दिस इज mv1, इसमें हमें कंपोनेंट लेना ही नहीं है, vx vy ये सब दिया है कि हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसका वेलोसिटी ले लिए हैं v1। ओके, इसका वेलोसिटी मतलब इसका स्पीड जो है ये v1 हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पे हमें अब कंपोनेंट को कंपोनेंट में लेने का कोई वो नहीं करना है, ज़्यादा हमें अपना टेंशन नहीं बढ़ाना है। तो हमने क्या किया, mv1 ले लिया, v1 इसका स्पीड है आफ्टर कोलिजन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का मास इक्वल होने की वजह से v1 और v2 क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गया। सेकेंड इक्वेशन हम कहाँ से फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलो तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू, हम किधर लिखेंगे, y के अलोंग। ओके, तो 1 और 2 हमने मार्क किया है, तो v2y माइनस v1y डिवाइडेड बाई u1y माइनस u2y। ओके, अब 2 हमने किसको मार्क किया है, 2 इसको मार्क किया है, तो इसका वेलोसिटी अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा, है ना। अगर ए थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो v2 कितना हो जाएगा हम लोग का, v2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा v2 साइन थीटा, तो माइनस में आ जाएगा माइनस v2 साइन थीटा माइनस v1y तो हमें जो इसका वेलोसिटी इसके अलोंग, अगर ये v1 हम स्पीड ले लिए हैं, ध्यान से देखना, v1 स्पीड ले लिए हैं तो हम v1 cos 90 माइनस थीटा कर देंगे डायरेक्टली, v1 cos 90 माइनस थीटा, तो सिंपल है यहाँ पे v1 cos 90 माइनस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई u1y, 1 का वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो 1 का वेलोसिटी v नॉट cos थीटा नेगेटिव साइन के साथ। ओके, 1 का वेलोसिटी विथ नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा माइनस v नॉट cos थीटा, एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा v2 और v1 का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे आप देखो v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, और a साइन थीटा तो ये हो जाएगा -2v2 साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, या आप यूँ लिख दो इसको v1 साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा, यही होगा ना, इतना विथ नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 2v1 साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, ये आ गया हम लोग का। अब वी नॉट और वी वन ये चीज़ें हमें अब रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, वी वन और वी नॉट में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि एज देयर इज नो इम्पल्स
ऑन द बॉल along द टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो इधर का कंपोनेंट इसका चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वी नॉट साइन थीटा वाला इधर कंपोनेंट है, और ए वी वन कॉस थीटा, वी वन साइन 90 माइनस थीटा, तो वी वन साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा इधर वाला कंपोनेंट आ गया। देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी, देखो आप लोग, वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वी वन साइन 90 माइनस थीटा। ओके, हम यूं बोल सकते हैं कि वी वन, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वी वन साइन 90 माइनस थीटा, राइट, बिकॉज टेंजेंशियल डायरेक्शन का वेलोसिटी अनचेंज्ड होना चाहिए उधर वाला कंपोनेंट। सो दिस इज वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमारा आ गया, राइट। ओके, तो यहाँ पे रीज़न भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करो कि ए रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, टू वी वन को क्या लिख सकते हैं, दिस इज वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ओके, और यहाँ पे साइन थीटा एक और है, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज वी नॉट कॉस थीटा, ओके, ये आ गया हम लोगों का। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर हमें tan थीटा का वैल्यू बताना था, तो tan थीटा हो जाएगा हम लोग का 1/√2। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट का आंसर, ए का आंसर इतना हो जाएगा। ओके, अब हमें इसमें और भी फाइंड करना है। अब सबसे देखो, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन हमने क्या दे दिया ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है और इससे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर ये नहीं दिया होता है कि आफ्टर कोलिजन किधर जा रहा है, तो फिर हम नहीं बता पाते। ओके, अगर कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 है और ये सब चीज़ें, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, थीटा दिया रहता आपको तो कैलकुलेट करना पड़ता। अब बताना है इम्पल्स ऑफ ग्राउंड ऑन द हेमिस्फीयर, ग्राउंड पे इम्पल्स किधर मिलेगा, हेमिस्फीयर की वजह से। ओके, तो इसको कैलकुलेट करना आप इजीली कर सकते हो। आप तो सबसे पहले ये फाइंड कर लो कि v1 का वैल्यू कितना है। v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द हेमिस्फीयर, या यूँ बोल दो बॉल का वेलोसिटी। तो हम क्यों ना इस रिजल्ट को यूज़ कर लें, पहले इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि v नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू v1 कॉस थीटा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू वी नॉट टेन थीटा, है ना, और टेन थीटा का वैल्यू है 1/√2, तो वी नॉट बाई √2, और ये हो जाएगा √2gh डिवाइडेड बाई √2, दिस इज √gh, इतना आ गया। ये थर्ड पार्ट का हमने आंसर फाइंड कर दिया। सी का बताना है कि हेमिस्फीयर का वेलोसिटी क्या होगा, तो बेसिकली v1 और v2 दोनों तो इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू √gh आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, राइट। ये दोनों चीज़ें सेम है। अब हमें फाइंड करना है कि इम्पल्स कितना मिला। इम्पल्स फाइंड करना भी बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। ओके, तो अब हमें इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बॉल और हेमिस्फीयर के बीच में इम्पल्स इसी लाइन पे लगेगा, बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब इम्पल्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जे साइन थीटा। इस इम्पल्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मान लो इम्पल्स जे लगा एट एन एंगल थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस हेमिस्फीयर को मूव कराएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एम। इसका मोमेंटम कितना से चेंज हो रहा है हेमिस्फीयर का, इनिशियली रेस्ट में है, फाइनली v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो दिस इज m टाइम्स v2, राइट। तो इतना से मूव किया, तो हम यहाँ से j साइन थीटा को लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू m, एंड द v2 का वैल्यू कितना है, √gh, √g ऑफ h, ओके, इतना आ गया। इसका मतलब है कि ये जो इम्पल्स मिला बॉल और हेमिस्फीयर के बीच में, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस हेमिस्फीयर को मूव करा दिया, और वर्टिकल कंपोनेंट एक ग्राउंड ने एक इम्पल्स देके उसको बैलेंस कर दिया। तो जे का कॉस थीटा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट हो गया ग्राउंड से, तो इम्पल्स जो हो जाएगा, इम्पल्स बाय ग्राउंड ऑन द हेमिस्फीयर जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जे का कॉस थीटा कंपोनेंट, जे कॉस थीटा कंपोनेंट, ओके। अब जे का वैल्यू कितना है, तो जे का वैल्यू है m √gh डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये हो गया हम लोग का कॉस थीटा, तो ये हो गया हम लोग का m √gh डिवाइडेड बाई
tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/√2, तो ये हो जाएगा m√2gh, √2 को अंदर कर दिया, tan थीटा 1/√2 है, तो इतना इम्पल्स लगा बाई ग्राउंड, ओके, ऑन द हेमिस्फीयर। इस तरह से करेंगे। आप इसका एनिमेशन भी देख सकते हो कि एक्चुअली इसका मोशन कैसा होगा। आप इसका एनिमेशन देख सकते हो, छोटा सा क्लिप है मैंने बनाया है कि सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन देखना, जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो इसका वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ओके, तो इसका एनिमेशन इस तरह से होता है, और जो हेमिस्फीयर है हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा, और बॉल का आफ्टर कोलिजन मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एनिमेशन। तो आपको एनिमेशन समझ में आया होगा और इसका मोशन, तो हम इम्पल्स, वेलोसिटी, एवरीथिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, रेस्टिट्यूशन दे दिया, ये दे दिया, बताओ इसका स्पीड कितना होगा। जैसे इसमें बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये था, ट्रिकी पॉइंट ये था कि इलास्टिक कोलिजन और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ये ट्रिकी पॉइंट था। आपको दो कंसेप्ट तो अप्लाई कर ही सकते हो, मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस होगा ही होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस का इक्वेशंस आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखना है, कंसेप्ट नंबर 2। और थर्ड कंसेप्ट है कि बॉल का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। ये तीनों कंसेप्ट मतलब काफ़ी ज़रूरी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन तीनों कंसेप्ट को आप अप्लाई करके इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन या आपसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर घुमा के भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा कंसेप्ट। अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको डिस्कस कर दूं। ओके, एक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर हमें दो क्वेश्चन लेते हैं कि एक स्फीयर है और एक पॉइंट मास ऐसे इसको हिट कर रहा है, और सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर स्फीयर है और एक पॉइंट मास ऐसे इसको हिट कर रहा है, दोनों का मास आइडेंटिकल है, डायमेंशन आइडेंटिकल है, ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है जो इसको हिट कर रहा है यहाँ पे इतना डिस्टेंस पे, ए डी डिस्टेंस पे इसको हिट कर रहा है, ए भी यहाँ पे डी डिस्टेंस पे इसको हिट कर रहा है। ओके, इस डी को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, फ्री स्पेस है, लेकिन यहाँ पे हमारा ग्राउंड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन अगर इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, चाहे जैसा भी दिया रहेगा, सब कुछ कंडीशन सेम है, लेकिन यहाँ ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड नहीं है। केस 1 इसको बोल दो और इसको केस 2 बोल दो। इन दोनों में डिफरेंस अगर समझ जाओगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कैलकुलेट कर लोगे या फाइंड कर लोगे। देखो यहाँ पे इसमें अगर हम इन दोनों को सिस्टम लेंगे तो हम मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज ये इम्पल्स यहाँ पे जो लगेगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये जो इम्पल्स लगेगा, ये जो इम्पल्स लगा बिटवीन द बॉल एंड द स्फीयर, दिस इज इंटरनल इम्पल्स। ये जो इम्पल्स लगा यहाँ पे इंटरनल इम्पल्स है, तो अगर हम इसको सिस्टम लेंगे तो यहाँ पे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं है, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एनी डायरेक्शन, अलोंग एनी डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ एक इम्पल्स मिला और ग्राउंड से एक इम्पल्स मिल जाता है, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेन है, इधर मूव करेगा स्फीयर आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक इम्पल्स है। सो इन दिस सिस्टम अगर हम इन दोनों को सिस्टम लेंगे तो हम यहाँ पे मोमेंटम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास। ओके, तो फर्स्ट में मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस करो, सेकेंड में ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कंजर्व्ड अलोंग एनी डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस कर लो चलेगा, लेकिन यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, केवल हॉरिजॉन्टल में ही मोमेंटम बैलेंस होगा, राइट। अगर मान लो ए इनिशियली रेस्ट में है, ये दोनों ए रेस्ट में है और ए रेस्ट में है, और ए मूव कर रहा है, ए मूव कर रहा है, सब कुछ सिमिलर कंडीशन है। सेकंड क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये जो बॉल है ना रेस्ट में है तो इधर मूव करेगा, आफ्टर कोलिजन जो बॉल है इम्पल्स इसको इधर मिला तो इधर मूव करेगा, लेकिन आफ्टर कोलिजन जो ए वाला बॉल है इधर मूव करेगा, ये सेकेंड डिफरेंस आ जाता है।
आफ्टर कोलिजन एक कंस्ट्रेन है इधर मूव करने के लिए, इधर मूव करेगा, और ए वाला बॉल इधर मूव करेगा। तो जो फ्री टू मूव है और यहाँ फ्री टू मूव नहीं है और सब कुछ कंडीशन आइडेंटिकल है, तो उस सिचुएशन में हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे इधर करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप जैसे लिखते हो वैसे ही लिखोगे, और द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और यहाँ पे पॉइंट मास का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दोनों ही कंडीशन में सेम होगा। इसका कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला सेम होगा। कौन सा कंपोनेंट इसका चेंज करेगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला चेंज करेगा, राइट। तो ये तीन चीज़ें हैं और इन कंसेप्ट को यूज़ करके आप किसी तरह के क्वेश्चंस को अब अटेम्प्ट कर सकते हो, इवन ग्राउंड है या नहीं है तो भी। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आप लोग करो। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल है, स्ट्रिंग आइडियल है, राइट। और यहाँ पे एक पॉइंट मास m ऐसे आया, इससे स्ट्राइक किया और इसके साथ स्टिक कर जा रहा है। अगर कोई चीज़ें किसी के साथ स्टिक कर गया है ना, तो वहाँ पे हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब आफ्टर कोलिजन ये बोला गया है कि ये पूरा जो सिस्टम इसके साथ जो स्टिक कर गया है, ये स्ट्रिंग एकदम हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है ना। A point mass m moving with velocity v hits the bob b having mass 2m and gets stick to it. So find the minimum speed v so that after collision the string becomes horizontal. कितना स्पीड मिनिमम होना चाहिए जिसे हिट करे सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो इस क्वेश्चन में वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो मैंने इससे पहले बताया है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे ग्राउंड रहता था, तो ग्राउंड एक वर्टिकल इम्पल्स देता था, है ना, सिस्टम पे एक वर्टिकल इम्पल्स देता था। यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक इम्पल्स दे देगा सडनली। तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम पे जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन देयर इज एन इम्पल्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, सो वी आर कंस्ट्रेन्ड टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे ग्राउंड एक इम्पल्स ऐसे दे रहा था। अब यहाँ पे ग्राउंड की जगह पे एक स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग एक इम्पल्सिव फोर्स देगा, सडनली वर्टिकल वाला इम्पल्स देगा, तो हम मोमेंटम हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंजर्व करा सकते हैं। मान लो कि पूरे सिस्टम का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v प्राइम हो गया। ओके, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v प्राइम हो गया, उसी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल के अलोंग हम लीनियर मोमेंटम बैलेंस करेंगे। सो वी कैन राइट द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, एंड जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन हम मोमेंटम को बैलेंस कर रहे हैं। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? m इसका मास है m v साइन थीटा, है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल में हम मोमेंटम क्यों नहीं बैलेंस कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया, बिकॉज स्ट्रिंग सडनली एक इम्पल्स देगा सिस्टम पे वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर स्ट्रिंग नहीं होता तो हम किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम बैलेंस कर सकते थे। तो एम वी साइन थीटा ए इनिशियली रेस्ट में है, प्लस 2m इंटू 0। अब फाइनली इसके साथ स्टिक कर गया तो पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v प्राइम से मूव कर रहा है। जस्ट आफ्टर कोलिजन उसका वेलोसिटी v प्राइम हो गया, तो सिस्टम का पूरा मास कितना हो जाएगा m प्लस 2m। ओके, और यहाँ पे v प्राइम, तो यहाँ पे अगर हम v प्राइम कैलकुलेट करेंगे, सो द v प्राइम इज इक्वल टू ए हो जाएगा m v साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3m। therefore v sin थीटा का वैल्यू 1/2, बिकॉज थीटा इज 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, थीटा इज 30 डिग्री 1 एंड दिस इज 3, तो v प्राइम इज इक्वल टू v/6, इतना आ गया। ये आ गया हम लोग का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब बोला है कि यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे जाके पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब यहाँ पे टोटल 3m मास आ जाए और ए हॉरिजॉन्टल हो जाए, उसका कंडीशन क्या होगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। स्ट्रिंग जस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v प्राइम है, तो कितना स्पीड होना है, √2gl, इतना स्पीड होना चाहिए, है ना। तो दिस v प्राइम स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होने के लिए ए √2gl के इक्वल होना चाहिए, 2gl के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दिस v प्राइम इज v/6 इज इक्वल टू √2gl। तो जो v प्राइम हो, v जो होना चाहिए, v उसका स्पीड है मिनिमम, कितना होना चाहिए हम लोग का 6√2gl। इतना स्पीड हमें पॉइंट मास m को देना पड़ेगा, सो दैट वो स्ट्रिंग जस्ट
हॉरिजॉन्टल हो जाए। अगर आप इससे ज़्यादा दोगे तो और ऊपर जाके स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, और ज़्यादा दोगे तो कंप्लीट सर्किल भी रोटेट कर जाएगा। अगर बोल देता बताओ कितना स्पीड दे दे सो दैट इट कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे हम √5 GL से इक्वेट करते हैं। ओके लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना था कि जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन हम मोमेंटम बैलेंस तो करेंगे बट ओनली अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिकॉज स्ट्रिंग का इम्पल्स आ रहा है। नंबर 2, अगर कोलिजन इन इलास्टिक होता या इलास्टिक होता तो हमें यहाँ पे वैसा ही काम करना पड़ता जो इससे पहले हमने किया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, नंबर 2 मोमेंटम कंजर्वेशन ओनली अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ यूज़ करके हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ इन इलास्टिक है तो उसके साथ स्टिक कर जाएगा, ये तो हमें पता है, दिया हुआ स्टिक कर गया तो एक कम्प्लीटली इन इलास्टिक हो गया। ओके तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इतना एंगल है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है, ये सब एंगल दे दिया, सब कुछ मार्क कर दिया, बताओ कितना होगा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो उसके लिए आप वही रिजल्ट को, वही कंसेप्ट यूज़ करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन along horizontal, number 2 coefficient of restitution, and number 3 velocity of the ball perpendicular to the line of impact remains unchanged। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाएं सिमिलर क्वेश्चन या थोड़ा सा चेंज करके, तो अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके तो चलो फिर